अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। नर्चर विद डॉक्टर शफीक इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। यू आर वेलकम। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की और नौजवानों की ज़हनी और बदनी सेहत, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, पेरेंटिंग और इस तरह के रिलेटेड इश्यूज पे हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो पैरामेडिक्स शॉर्टेज और फ्यूचर, यानी पैरामेडिकल अमला जो है उसकी किल्लत और आने वाला मुस्तकबिल, इसको लेकर हम क्यों परेशान होना है, इसके लिए हम क्या लाया अमल रखना चाहिए, ये सारी इन चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। अजीज नाजरीन, आप जानते हैं कि जो पैंडमिक शुरू हुआ पिछले साल से, कोरोना पैंडमिक, इसमें जो हेल्थ रिसोर्सेज हैं वो ओवर एक्सपेंड हो चुकी हैं और जो शॉर्टेज हो रहा है उसको सबको तजुर्बा हो रहा है। एक जगह बेड्स अवेलेबल नहीं है तो दूसरी जगह ऑक्सीजन और पल्स ऑक्सीमीटर और इस तरह की दवाइयों की मसले मसाइल हैं। फिर तीसरी जगह जो है पर डॉक्टर्स और नर्सेस एंड पैरामेडिकल शॉर्टेज जो है ये भी सामने आ रहा है। जो इंसानियत दोस्त हैं, जो रहमदिल अहबाब हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, तो ये लोग अगर अपने तौर से कुछ अपने फंक्शन हॉल्स हों या कुछ प्रमाइसी या कुछ लैंड हो या ज़मीन इस तरह से कुछ ऑफर भी करते हैं, तब भी जाकर जो है जो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, पैरामेडिक हो, उनकी जो है किल्लत या शॉर्टेज है वो ज़रूर महसूस हो रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है और ज़्यादा में ये मुश्किलात सामने आ सकती हैं। तो हमारे पास एक शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए कि भाई इन्हें कैसे हम रिक्रूट कर सकें, ताकि उनको जो है एक बेहतर माहौल मुहैया कर सकें ताकि वो खुशी-खुशी कुछ काम करें, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। दूसरा जो है लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए कि भाई आने वाले दिनों में ये शॉर्टेज बाकी न रहे, इसका हमें प्लान भी करने की ज़रूरत है एज़ ए सोसाइटी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो एक मॉडर्न नर्सिंग की बानी या जो क्या बोलेंगे फाउंडर कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये इनका जो है तकरीबन 2 साल हिस्ट्री है, लेकिन उससे तकरीबन 1200 साल पहले, यानी तकरीबन 1400 साल पहले फ्रॉम नाउ, तो ये एक और बहुत ही कंपैशनेट एंड काइंड नर्स थी, जो नर्सिंग एथिक्स की फाउंडेशन ही नहीं बल्कि उनके जो अतराफ में जो दूसरे कंपेनियंस थी उनके ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त उन्होंने किया था। वो कोई और नहीं बल्कि रुफैदा बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। रुफैदा बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में मदीना के बाहर उन्हें परमिशन थी एक क्लिनिक सेटअप करने की, जहाँ पर वो लोगों की तीमारदारी करती थी और साथ-साथ जो है दूसरे जो कंपेनियंस थी उनको जो मतलब जो माएँ थीं, जो बहनें थीं, उनकी ट्रेनिंग दिया करती थीं, जो नर्सिंग की जो ट्रेनिंग होती है वो। खुद रुफैदा बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो अन्हा वो अपने वालिद साहब जो एक फिज़िशियन थे, तबीब थे, उनसे उन्होंने असिस्ट करते-करते ट्रेनिंग ली थी। अगर आप हिस्ट्री में जाएँगे तो उनकी सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। मैं यहाँ इसलिए मेंशन करना चाहता हूँ कि लोग जो है नर्सिंग प्रोफ़ेशन को एक अलग ही पिक्चर में देखते हैं। मैं आपको उसको थोड़ा तारीख़ से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। चलिए इसी टॉपिक से रिलेटेड आज बात करते हैं हमारे एस्टीम्ड गेस्ट प्रोफ़ेसर मंसूर मुज़म्मिल साहब। मंसूर मुज़म्मिल साहब, आप लाइन पर हैं? अस्सलाम वालेकुम। प्रोफ़ेसर मंसूर साहब, आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। जी, शुक्रिया। प्रोफ़ेसर मंसूर मुज़म्मिल साहब जो है हुबली कर्नाटका के किम्स मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ नर्सिंग में प्रोफ़ेसर हैं। काफ़ी अरसे से वहाँ अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं और वैसे इनकी जो प्रोफ़ेशनल जर्नी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। ख़ास करके जो नर्सिंग से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जिनको नर्सिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उनकी जो प्रोफ़ेशनल जर्नी है उनको सुनने के बाद मेरे ख़्याल में जो नर्सिंग प्रोफ़ेशन से लेके जो पर्सपेक्टिव है लोगों या पर्सपेक्टिव है उसको समझने में शायद आसानी होगी।
प्रोफेसर साहब, जरा अपने प्रोफेशनल कैरियर के बारे में थोड़ा बता दें ताकि नाजरीन को जो है थोड़ा अंदाजा लग जाए कि नर्सिंग में होता क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों विक्टोरिया हॉस्पिटल से हुआ, थोड़ा गवर्नमेंट कॉलेज ऑडियो से। थोड़ा ज्यादा कीजिए सर जी। मेरा जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है विक्टोरिया हॉस्पिटल के गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ। 93 में मैं पास हुआ था मेरा ग्रेजुएशन। बाद में मैं कुछ अर्से के लिए वहीं पे काम करता रहा। मेरा पोस्ट ग्रेजुएट होने की वजह से मैं एकेडमिक साइड आया, इंस्टीट्यूट में टीच किया। इस वजह से मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले। मैं कुछ अर्से के लिए गल्फ में भी रहा, अबू धाबी में। वहाँ पर भी मैं पढ़ाया करता था। और वहाँ से वापस आने के बाद मैं वापस आया 99 में। बाद में जो है मैं गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन किया। गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करने के बाद मेरा हायर क्वालिफिकेशन की वजह से मुझे कॉलेज साइड में डेप्यूट किया गया। और मैं 5 साल तक मैसूर में काम किया, केयर हॉस्पिटल की। वहाँ पर जो है ट्यूबरकुलोसिस की सैनिटोरियम जो है PKCB, वहाँ पर काम किया मैं। और केयर हॉस्पिटल में भी काम किया। और जो एक ग्लोबल फंड जो आया हिंदुस्तान को, उसके यूज में जो प्रोजेक्ट हुआ उसमें मेरी सिलेक्शन हुई। और एड्स, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया जैसे कम्युनिकेबल डिसीजेस, और एड्स तो आप जानते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के जो प्रोजेक्ट चले, उसमें ट्रेन होने के बाद मुझे मेरा जो ट्रांसफर है हुबली में हो गया, किम्स में। तो वो प्रोजेक्ट मुसलसल 8 साल तक चला। उसके बाद मुझे कॉलेज में ऑब्जर्व कर लिया गया है। तब से मैं कॉलेज में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इत्तेफाक से आज इंटरनेशनल नर्सेस डे है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल डे भी जिसे कहा जाता है। 200 एनिवर्सरी है। और ये भी एक इत्तेफाक है कि आज पूरे 15 साल मुकम्मल हुए मुझे हुबली के इंस्टीट्यूट में काम करते हुए। माशाल्लाह, और कांग्रेचुलेशन सर। मंसूर साहब, एक तो आपने ब्रीफली जो अपना प्रोफेशन जल्दी बताया, उसमें बेसिकली ये है कि नर्सिंग का मतलब ये नहीं कि ओनली 1-to-1 पेशेंट केयर है, बल्कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स भी आ सकते हैं, टीचिंग जॉब्स भी आ सकते हैं। आपको एक्सपोजर जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी मिल सकता है, ये आप कहना चाह रहे थे। जी जैसे देखिए, मंसूर क्योंकि ये साहब जी जी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड हुआ प्रोग्राम है। अच्छा अच्छा। जो है एक डिप्लोमा है, वो जो है कर्नाटका स्टेट नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड जो KSPA में भी बैंगलोर में है, जी वहाँ से जो डिप्लोमा प्रोग्राम जो उसे एफिलिएट है वो 3 साल का है। PUC के बाद वो कॉम्बिनेशन आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस कुछ भी हो सकता है, और उसमें एंट्रेंस नहीं है। BSc नर्सिंग जो है वो ग्रेजुएट प्रोग्राम है। वो यूनिवर्सिटी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को एफिलिएट हुआ, पहले बैंगलोर यूनिवर्सिटी में था। 96 से जो है आज भी उसके अंदर आ गया हो। तो उसका बेसिक क्वालिफिकेशन PUC साइंस है। पहले एंट्रेंस हुआ करता था, अब एंट्रेंस को निकाल दिया गया है। मेरिट के हिसाब से जो सिलेक्शन कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो है हर साल PUC का एग्जाम होने के 2 महीने बाद, क्योंकि 1 महीने के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है, तो इस वजह से 2 महीने का जो वक्फा रखा गया है, क्योंकि जो बच्चे अगर से वो फेल हो जाते हैं एक या दो सब्जेक्ट में, उनको एक और मौका मिलता है क्लियर करने के लिए। तो इसलिए मंसूर साहब, थोड़ा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा आप माइक को ना बॉडी से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि बॉडी मूवमेंट से जो है वो थोड़ा क्रैकलिंग साउंड आ रहा है। मीन जी टाइम मैं जी आपको एक सवाल ये करना, क्योंकि आपने नर्सिस डे की बात की, जी और आपका माशाल्लाह अच्छा खासा नर्सिंग प्रोफेशन में काफी तजुर्बा है, तो मैं पहले फोकस जो है वो नर्सिंग कैरियर पे आता हूँ, फिर हम थोड़ा दूसरे पैरामेडिकल कोर्सेज की तरफ जाएंगे। तो जो जी नर्सिंग के बारे में, एक तो हमने देखा कि भाई हमारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से भी देखेंगे तो ये 1400 साल हमारी तारीख है कि जो सहाबिया जो हैं वो नर्स थी, ना सिर्फ नर्स नहीं थी बल्कि उन्होंने नर्सिंग एथिक्स की फाउंडेशन डाली। सिर्फ उतना ही नहीं कि भाई दूसरे सहाबिया जो थी उनको ट्रेनिंग दिया करती थी। तो हमारी हिस्ट्री जो है ये इसमें कोई हमें बाधा आने नहीं देती है कि भाई इसमें प्रोफेशन है। और दूसरा जो है, अगर आप देखेंगे तो बाज़ ममालिक में ज़्यादातर जो है वो मिक्स्ड कम्युनिटीज़ की भी होती हैं नर्सेस, तो वहाँ कोई ऐब महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे हमारे मुल्क के अंदर
खैर कम्युनिटी टू कम्युनिटी थोड़ा डिफरेंस होता है, रीजन टू रीजन डिफरेंस होता है, लैंग्वेज टू डिफरेंस होता है, जेंडर टू जेंडर डिफरेंस होता है, लेकिन ओवरऑल अब देखेंगे तो थोड़ा नर्सिंग प्रोफेशन को लेके हमारे लोग थोड़ा जरा कम एनरोल होते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह मैं समझता हूँ उनको मालूमात कम है। आप अगर केरला का स्टैटिस्टिक्स लेंगे तो हर घर से जो है कम से कम एक अफराद जो है, बच्चे जो है नर्सिंग फील्ड में है। और आप गल्फ में अगर जाकर देखें तो मैक्सिमम जो है नर्सिंग फोर्स जो है वो गल्फ का ही है। ऐसा नहीं कि लोगों को मालूमात नहीं है। आप अगर 20-25 साल पहले जाएंगे तो कॉलेजेस बहुत कम थे, गवर्नमेंट कॉलेज तो एक ही थी। अब जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस माशाल्लाह 10 या 11 हैं कर्नाटका में, और प्राइवेट कॉलेजेस थ्रू आउट कर्नाटका 1000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, जहाँ इनटेक मोर देन 100 है। और माशाल्लाह अब जो है थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है, मगर इसके बावजूद हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस आने की अभी बहुत ज़रूरी है। तो एक सोशल स्टिग्मा अटैक हुआ है, जैसे आपने जिक्र किया है सहाबिया का। अगर ये बात हम देखेंगे तो एक मुक़द्दस काम है जो सहाबा ने किया है, और सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड, इंसान की जो खिदमत खल्क जो है, और एक दावत का भी बेहतरीन जरिया है। आप लोगों को मुतासिर भी करते हैं आपके जो एथिक्स से और क्वालिटी से। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हैं, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, आपको कैंपस इंटरव्यूज हैं, आपको अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। आप अगर IELTS एग्जामिनेशन पास करेंगे तो आपको UK और कनाडा में अपॉर्चुनिटीज हैं, अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं हिंदुस्तान में ना और हिंदुस्तान के बाहर। अनफॉर्चुनेटली शायद जो बैरियर्स आते हैं या फिर जो हिंड्रेंस, जो हेजिटेंसी है इस प्रोफेशन में, हो सकता है थोड़ा फ्री मिक्सिंग ऑफ जेंडर, या ड्रेस कोड के लेके होगा, या फिर कुछ ब्लैक शीप्स इस प्रोफेशन को स्पॉइल करने की जो इमेज है वो स्पॉइल करने की वजह से भी शायद थोड़ा लोग जरा हिचकिचाते होंगे, या सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी जो है मिसाल के तौर पर फलां फलां लड़की ना से तो शायद शादी के प्रपोजल्स कम आते होंगे। ये जो समाज का या सोसाइटी का जो सोचने का अंदाज है उसको शायद बदलने से थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें एनरोलमेंट ज्यादा हो। जी, काफ़ी कुछ मॉडिफिकेशन आए हैं। जैसे बात चलती है तो यूनिफॉर्म की, पहले के ज़माने में अगर आप देखेंगे सर तो आपका शर्ट ऑडियो जरा वगैरह थे डिस्टर्ब हो रहा है, वो। थोड़ा माइक आप दूर रखिए जी। अब तो बहुत मॉडिफिकेशन हुए हैं। पहले के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो जो ड्रेस वगैरह थे, ड्रेस कोड वो एक वेस्टर्न टाइप का था, शर्ट वगैरह थे। मगर अब जो है सलवार कमीज है, आप इकराम पहनते हो, और आप उस पर जो है सर पर दुपट्टा भी डाल के काम कर सकते हो। कोई जो है हिजाब का और जो है ड्रेस का जो है आज मसला नहीं है, क्योंकि आप एप्रॉन भी पहनते हो, जैसे कि लैब टेक्नीशियन वगैरह पहनते हैं लैब में, यहाँ पर एप्रॉन भी पहने, और बिल्कुल जो है यूनिफॉर्म को मॉडिफाई किया गया है। और पहले पहले और अ, अब जो है वो बड़ा फर्क ये है कि जो डेसिग्नेटेड टाइटल था, वो जो नर्स था, स्टाफ नर्स को निकाल कर जो नर्सिंग ऑफिसर डेसिग्नेटेड हुआ है, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड है। अब जो है एक नर्सिंग ऑफिसर का जो है डेसिग्नेशन दिया गया है। अच्छा, एक तो ये है कि टाइटल वाइज भी थोड़ा उसमें बदलाव आया है। आप जैसा कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म में भी जो है वो डिग्निफाइड वे ऑफ मतलब प्रेजेंटेशन है वो है। और दूसरा जो है मालूमात अगर नहीं भी है तो लोगों में ये बात फैलाने की जरूरत है कि भाई ये चेंजेस आए हैं। अब पुराना पिक्चर जो एक इमेज था उसको बदल के अब तो नई इमेज के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से भी हमें सोचना चाहिए कि भाई ये इंसानियत की खिदमत का काम है, ठीक है। एज ए प्रोफेशन तो है ही, लेकिन साथ में जो है खिदमत का काम है। तो इससे जो है हम ज्यादा खिदमत कर सकते हैं इंसानियत की। तो ये जो है हमें आगे आने की जरूरत है। बहुत सी लड़कियां जो है लड़के हो लड़कियां, लेकिन जनरली जो है वो लड़कियों की बात करूं ताकि बहुत सी लड़कियां होती हैं ग्रेजुएशन कर लेती हैं, उसके बाद कुछ फ्यूचर नहीं है उनके पास, ठीक है। सिर्फ घर में बैठी रहती हैं वेटिंग फॉर द मैरिज। मैरिज भी जो है हो भी जाती है तो फिर मतलब आगे कुछ नहीं है, मतलब मैंने तो अब इतना सारा पढ़ के क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ाई जो है सिर्फ काम करने के लिए हो, लेकिन भाई आप कुछ ऐसा आप करियर में करें कि भाई जिससे आप इस सोसाइटी में एक इम्पैक्ट छोड़ सकें, ठीक है ना। तो जो भी भाई एक टारगेट लेस जो हमारा पढ़ाई का अंदाज होता है, कोई गोल ओरिएंटेड नहीं होता है,
तो उसको थोड़ा बदलाने की ज़रूरत है और हमें थोड़ा सीरियस होके अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ, आगे चल के करना क्या है? अगर आपने पहले से ही इस फ़ील्ड में आने का सोच रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप स्ट्रीम चुनें, ताकि वो अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ते रहें और जल्द से जो है अपने प्रोफ़ेशन में आ सकें। तो एट द सेम टाइम सोसाइटी में जो एक्सेप्टेंस है कि ये मिसाल के तौर पर रिश्ते हो, ये हो, थोड़ा ये सेंसिटिव मामला है, लेकिन जब कहीं न कहीं से तो आपको शुरुआत करनी होगी। तो जब ये बदलाव आता है, तो मेरे ख़्याल में ऑब्वियसली लड़कियाँ भी जो हैं, वो खुशी-खुशी इसमें आने के लिए तैयार हो जाएँगी। तो जो कम्युनिटी लीडर्स होते हैं, जो उलमा होते हैं या फिर अपने एरिया के जो भी असर और रसूख रखने वाले अहबाब होते हैं, उन्हें इस मामले में थोड़ा अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, मुहिम चलाने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले कल के लिए जो है ना हमारे लिए वो शॉर्टेज ना रहे। अब आप देखते हैं कि लोग जो है अपने प्रेमाइसेस प्रेफर कर रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, कोविड सेंटर के लिए हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं, आप कहाँ से लाएँगे, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आगे चल के और ज़्यादा हो सकता है। चलिए मंसूर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई डिसाइड करता है कि भाई हाँ, मुझे नर्सिंग करना है, तो मतलब थोड़ा आप बताएँ कि भई क मतलब कौन-सी क्लास के बाद क्या लेने से क्या वो मतलब यानी अकॉर्डिंगली जो हायरार्की है उसमें नर्सिंग में, तो कैसे हम कोर्स में एनरोल होके आगे बढ़ सकते हैं? इसके जो गाइडलाइंस है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से आते हैं और कर्नाटका में जो है कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल है एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी 10+2 जैसे पीयूसी साइंस पीसीएमबी जो है अ, वो कॉम्बिनेशन की जरूरत है और जो है 50% परसेंटेज जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए। बाद में वो ओबीसी वगैरह 2B का ये सब आता है। जो परसेंटेज के हिसाब से जो है काउंसलिंग जो है मलेश्वर में जो है कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी वो लोगों की जिम्मेदारी है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा यूपी के एग्जाम के रिजल्ट आने के 2 महीने बाद जो है एप्लीकेशन फराम होते हैं ऑनलाइन। उसका नोटिफिकेशन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है www.rgss.com में तफसीलात मिल जाते हैं। जो एप्लीकेशन जो रिलीज होने का डेट, इंस्ट्रक्शंस और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। आप जरूरी नहीं कि आप बैंगलोर जाएं सबमिट करने के लिए, आप ऑनलाइन पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट कर सकते हैं और उसका एक हार्ड कॉपी जो है आप पोस्ट में भेज सकते हैं। परसेंटेज के हिसाब से आपकी काउंसलिंग का डेट दिया जाएगा। तो काउंसलिंग के लिए पहले बैंगलोर जाना पड़ता था, अब तो रीजनल सेंटर्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कैंडिडेट हुबली या धारवाड़ के हैं तो काउंसलिंग वो यहीं पर होगी। तो परसेंटेज के हिसाब से सीट अलॉट होगी। जी। मंसूर साहब, एक कॉमन पर्सन के नर्सिंग केयर मतलब वन टू वन पेशेंट केयर ओनली, ठीक है? थोड़ा हमें वो एवेन्यूज़ बताइए, वो रास्ते बताइए कि भई नर्सिंग में सिर्फ़ यही नहीं है बल्कि बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये क्या-क्या मतलब रास्ते हो सकते हैं इसके अंदर नर्सिंग प्रोफ़ेशन में? ये एक एक उमूमन एक तस्वर ये है कि बहुत छोटा नजरिया है कि भाई अगर वो ट्रेनिंग कर ले जाए सिर्फ हॉस्पिटल में जो है पेशेंट के बेड साइड खिदमत करने का, इसके सिवा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ग्रेजुएट पहले आपकी वो ऑडियो ग्रेजुएट ब्रेक प्रोग्राम हो में रही है, चार। थोड़ा माइक जो है ना, जी हाँ, आपका माइक किधर है? हाँ, नहीं वो बॉडी मूवमेंट से वो फ्रिक्शन हो रहा है। थोड़ा आप थोड़ा उसको पकड़ के रखें थोड़ा बाहर, हाँ, वरना वो वॉइस क्वालिटी जो है जी, जो ओके, 4 साल का ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जी, उसके बाद जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएट करने का ऑप्शन है। पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल है, वो भी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। उसमें जो है आपको 5 स्पेशलिटी मिलेंगी। आप चाहे तो हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं। आपका जो अगर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन तो आपको सुपरवाइजर जॉब मिलेगा। आप अगर एकेडमिक साइड आएंगे तो आपको टीचिंग और जो है उसके साथ बहुत से एकेडमिक एक्टिविटीज हैं। आप ऑब्जर्वर होकर जा सकते हैं, स्क्वाड होकर जा सकते हैं, सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आप जिम्मेदारी निभा सकते हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के वो एवेन्यूज हैं। इनफैक्ट मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई जो बैंगलोर में केंगेरी में है, मेरा एक्चुअली सिलेक्शन भी हुआ था, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं गया। और इसमें इसके अलावा आपको मिलिट्री नर्सिंग है, आपको मिलिट्री में रिक्रूट किया जाएगा। मिलिट्री हॉस्पिटल्स में बहुत हाई सैलरीज हैं। ठीक है, इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। रेलवे है, रेलवे हॉस्पिटल, अब हुबली की रेलवे हॉस्पिटल में हमारे बहुत से स्टूडेंट वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पे स्केल जो है वो मिनिमम 70,000 से स्टार्ट होता है सैलरी। और आपको एक 5-10 साल सर्विस करने में आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख 1.5 लाख तक चली जाती है।
तो बहुत से एवेन्यूज हैं, बहुत से अपॉर्चुनिटीज हैं। इवन पीएचडी भी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल है और पीएचडी भी है। आपको डॉक्टरेट की भी आपको जो है बेसिक मिलेगी। आप जो है एक इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल होकर वर्क कर सकते हैं, या हॉस्पिटल में हैं तो आप जो है सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट का जो है ओहदा ले सकते हैं। तो बहुत से एवेन्यूज हैं, बहुत से अपॉर्चुनिटीज हैं, बस जो है इसमें आकर एक्सप्लोर करना चाहिए। तो स्काई इज द लिमिट। जी। हम दूसरे सवाल पे पढ़ने से पहले मैं जरा आपको थोड़ा आपका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि थोड़ा फ्रिक्शन की वजह से ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। एनीवे, तो मंसूर साहब, एक तो आप कह रहे थे कि भाई बहुत प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज हैं, और खास करके रिसेंट टाइम्स में अच्छी खासी सैलरियां जो हैं वो ऑफर की जा रही हैं, क्योंकि वेरी मच रिक्वायर्ड प्रोफेशन है। और दूसरा क्या है कि काफ़ी रिफॉर्म्स आने की वजह से जो है वेरी डिग्निफाइड प्रोफेशन हो रहा है, तो उसकी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं है, बल्कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उसमें कैसे तरक्की करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप प्रोफेशन टीचिंग में जाना चाहेंगे, नर्सिंग टीचिंग में, या फिर क्लिनिकल साइड जाना चाहेंगे, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में जाना चाहेंगे, हर चीज़ में जो है आपको उसमें ऑप्शंस हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं सर? जी जी जी। बिल्कुल। जी, हम थोड़ा क्विकली दूसरे जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उसकी तरफ आते हैं, तो हम जरा नाज़रीन को बताएं कि दूसरे क्या पैरामेडिकल कोर्सेज अवेलेबल हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज में पहले आपको लैब टेक्नीशियन है, बाद में एक्सरे टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है, ऑप्थेल्मोलॉजी टेक्नीशियन है और हेल्थ इंस्पेक्टर। ये 6 हैं। मैं दोहरा देता हूँ। लैब टेक्नीशियन है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मोलॉजी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर और हेल्थ इंस्पेक्टर, ये सारे हैं। इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन एसएसएलसी के बाद है 10+। अगर आपका 10+2 हुआ है पीयूसी, तो ये कोर्स का ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाता है। एसएससी के बाद आप जाएंगे तो इसका ड्यूरेशन 3 साल है। अगर आप पीयूसी कर जा रहे हैं तो इसका 1 साल इसको कम किया जाता है, 2 साल। और सारे मेडिकल कॉलेजेस जो कर्नाटका में है गवर्नमेंट, वहाँ पर एक प्रोग्राम अवेलेबल है, और बहुत से प्राइवेट की जो कॉलेजेस हैं वो इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। जो ये पैरामेडिकल बोर्ड जो बैंगलोर में है, पीएमबी, इट इज एफिलिएटेड टू दैट। और ये भी जो है उमूमन एसएसएलसी और पीयूसी के एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने के बाद इसका जो कॉल फॉर होता है। जी। आमतौर पर लोग जो है मेडिकल केयर को डॉक्टर से ही रिलेट करते हैं, यानी अगर डॉक्टर है तो वहाँ मेडिकल केयर है। लेकिन मैं यहाँ बीइंग अ डॉक्टर मैं ये बताना चाहूँगा कि इट्स अ टीम वर्क बेसिकली, ठीक है। सिर्फ डॉक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके लिए नर्सेज चाहिए, टेक्नीशियंस चाहिए, दूसरे पैरामेडिकल जो टेक्नीशियंस बात की आपने, तो ये सारा मिल मिला के इवन क्लीनर जो है, जो फ्लोर क्लीन करते हैं, ठीक है, हाउसकीपिंग का जो काम करते हैं, केटरिंग का काम करते हैं, ये सारे मिल के एक टीम बनती है। हाँ, तो कुछ ऑडियो डिस्टर्बेंस आ रहा है शायद। हाँ, तो ये सारी टीम मिलके जो है एक हेल्थ केयर सर्विस बनती है। तो कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता इसके अंदर, इट्स अ पार्ट ऑफ टीम। तो कोई प्रोफेशन को कमतर नहीं समझना चाहिए, और कोई डॉक्टर जो है अपने आप को बहुत बड़ा समझने की जरूरत, क्योंकि इट्स अ टीम वर्क। जब तक वो दूसरों का कोऑपरेशन नहीं होता है, हम कोई बड़ा चमत्कार नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, एक तो ये है कि पैरामेडिकल के जो कोर्सेज आपने बता दिए कौन कौन से कोर्सेज हैं, और जो है उसके बेसिक एंट्री लेवल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने बताएं। सर, इसका स्कोप के बारे में बताएं जरा कि भाई बहुत नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो है इनके जॉब के इम्कान कैसे होते हैं। पैरामेडिकल में भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसा आपने आगाज में प्रोग्राम के कहा कि सीवियर मिसमैच ऑफ मैन पावर, ऐसा नहीं कि पैंडेमिक की वजह से हुआ है। हेल्थ केयर एक ऐसी जो फैसिलिटी है जहाँ पर आपको हमेशा मैन पावर की शॉर्टेज होती है, क्योंकि राउंड द क्लॉक, आपको जानते हैं, बीइंग ए डॉक्टर, राउंड द क्लॉक पेशेंट नीड्स केयर। तो एक इंसान जो है 24 घंटे का काम नहीं कर सकता, मिनिमम 3 या 4 शिफ्ट की जरूरत होती है। तो इस वजह से जो है मैन पावर का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। और लैब टेक्नीशियन के लिए भी बहुत से अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में उनके लिए बहुत अच्छे पैकेजेस हैं। और इवन अब्रॉड में जो है बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं आपको। जो एमओएच के हॉस्पिटल्स हैं सऊदी वगैरह में, वहाँ पर जो है बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है। और इनका जो काम भी है जो है लेबोरेटरी सेटिंग्स में है, नॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद पेशेंट। तो जो है पूरा टेक्निकल वर्क है, वेरी लेस प्रेशर,
और जो है जॉब अपॉर्चुनिटी तो बहुत जी। मंसूर सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो लेस प्रिविलेज सेक्टर्स बच्चे बच्चियाँ आती हैं, यानी हम्बल बैकग्राउंड से, फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन उनके अंदर इस इन प्रोफेशंस में दाखिल होने का जज्बा होता है, शौक होता है, दे वांट टू गो अहेड विद दिस। तो ऐसी हालत में उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप्स या सॉर्ट ऑफ कंसिडरेशन द फीस या कुछ इस तरह से कुछ होता है एनकरेज करने के लिए? सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में अकोमोडेशन फ्री है, हॉस्टल फैसिलिटी फ्री है, सिर्फ उनको जो है खाने का जो है वो पे करना पड़ता है। और कम से कम 25,000 से ज्यादा जो है स्कॉलरशिप सालाना मिलती है। पर ईयर दे गेट मोर देन 25,000। 2B की अगर कैटेगरी में जो हमारे मुसलमान बच्चे आते हैं वो कम से कम जो है उनको सालाना 25,000 स्कॉलरशिप मिलती है। और सारे फैसिलिटीज भी फ्री हैं। आजकल जो है ऑनलाइन जो एक नेसेसिटी बन गया है, वहाँ पर जो है वाईफाई की जो अब मिसाल के तौर पर हमारे कॉलेज में जो है फ्री वाईफाई की फैसिलिटी है, उनको डिजिटल लैब्स हैं, एजुकॉम हैं, ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी है, फ्री हॉस्टल है। वो सिर्फ जो है खाने का जो है उनको जो है फीस भरना पड़ता है। बहुत से लोगों को उसकी भी जो है रिइंबर्समेंट आती है। अगर उनको गवर्नमेंट में सीट दी गई तो सिर्फ उनका 4 साल का कोर्स जो है वो 10-12 हज़ार में कंप्लीट हो जाएगा। मंसूर साहब, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। एक आखिरी सवाल या नुक्ता कहूँगा, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। क्या आप समझते हैं कि हमारे जो उलमा होते हैं, जो मौलाना हजरात होते हैं, जो खतीब हजरात होते हैं, क्या वो जुम्मा के खुतबों में एक 2 मिनट भी अगर हाईलाइट करें कि भाई इस तरफ हमें कदम बढ़ाने की जरूरत है, मेरे ख्याल में सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। क्या आप इससे राजी हैं या मुत्तफिक हैं? मैं तो समझता हूँ दैट इज द नीड ऑफ द आवर। हम लोग बोलने से ज्यादा उनको जो हर जुमा जो है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, इतना बड़ा जो है क्राउड मिलता है। अगर वो आप जैसा आगाज में जो एक साहजा का जो जिक्र किया, पैदा बिन साद मैं जी। जी 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 मैं खुद नहीं जानता था। आज आज आप जो पहली बार मैं सुन रहा हूँ, प्रोफेशन में होने के बावजूद मैं पहली बार सुना हूँ। अगर इस तरह के वाक्य अगर वो मस्जिदों में या हमारे जो इदारों में जो हमारी कम्युनिटी बनती है वहाँ पर रखेंगे तो डेफिनेटली एक मोटिवेशन आएगा कि जो खल्क़ खिदमत है वो इस तरह से की जा सकती है। और जैसा मैंने आगाज में कहा कि जो ड्रेस कोड वगैरह जो बहुत से चेंजेस आ गए हैं एजुकेशन की वजह से, और अपॉर्चुनिटी हाईली डिग्निफाइड जॉब एंड वेल पेड जॉब। और मैं तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, मैं इस प्रोफेशन में 25 साल से हूँ और आई हैव ऑलवेज गॉन अप द लैडर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चूंकि हमारे पास वक्त कम है तो मैं इसको यहाँ कंक्लूड करना चाहता हूँ। तो एज ए समरी, एक तो ये है कि नर्सिंग प्रोफेशन पहले जैसा नहीं रहा, जो इमेज होनी चाहिए, तो काफ़ी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो हमें उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, गवर्नमेंट स्कीम्स भी इतने होते हैं और सहूलियत होती हैं, उसको यूटिलाइज करते हुए जो है हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और बहुत सी लड़की लड़कियाँ जो हमारे बगैर कोई गोल सेटिंग के, जो बगैर कोई डायरेक्शन के जो पढ़ती हैं, उससे बेहतर है कि पहले से कोई कुछ डिसाइड कर लें, उसी डायरेक्शन में चलते रहें, ताकि बहुत जल्द जो है वो इस पेशे में दाखिल हो। चौथी चीज जो है, सोसाइटी को भी सेंसिटिव होने की जरूरत है कि भाई ये एक डिग्निफाइड प्रोफेशन है। हमारी तारीख से आप जोड़ के देखें कि भाई सहाबात ने जो काम किया है उससे बढ़कर हमारे लिए और डिग्निफाइड प्रोफेशन क्या हो सकता है। तो ये हमारे जरूर जो जरूर। बड़े लोग हैं सोसाइटी में, जो उलमा हैं, जो इदारों मिली इदारों के जो रहबर होते हैं, उन्हें इस तरफ सोचने की जरूरत है, लोगों में बात आम करने की जरूरत है, ताकि जो शॉर्टेज आने वाला है आगे आने वाले दिनों में और शदीद हो सकता है, उसके लिए हमें अभी से तैयारी करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमारे लिए जो भी एवेन्यूज खोलेगा उसमें बरकत दे। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर, मंसूर साहब। एक बात मैं यहाँ जी पर ऐड करना चाहता हूँ। जी। जी अगर किसी को काउंसलिंग की जरूरत है या किसी को इस इन चीज़ों की रहनुमाई की जरूरत है पैरामेडिकल या नर्सिंग कोर्सेज के लिए, जी मेरा ईमेल आईडी और मेरा जो टेलीफोन नंबर है मैं जी दे सकता हूँ। वो कभी भी मेरे जी जो है रब्ता कर सकते हैं। मैं जी उनको जो हो सके गाइडेंस जी। दे सकता सो नाइस ऑफ यू प्रोफेसर साहब। आपका इंशाल्लाह ईमेल और ये नंबर जो है मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगा। तो हूँ। जी, इट्स सो नाइस ऑफ यू कि आर ऑफरिंग योर सर्विसेज। तो जो भी लोग जो है थैंक यू जिनको फॉर ज्यादा गिविंग। पता नहीं इस बारे में, तो प्रोफेसर मंसूर साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी जो खिदमत हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सर फॉर गिविंग, थैंक यू फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी।